हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिमुलतला प्रवेश परीक्षा आपका ये एग्जाम होने वाला है 12 अक्टूबर। मींस इसी मंथ 12 तारीख को आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको तैयारी करनी है किसके साथ? अब क्वेश्चंस के साथ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर विज्ञान का मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर मैं 4 डेज में आपको 25 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में कराऊंगी। पूरे 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ अप टू 11 अक्टूबर तक, जिससे आपको पता चल सके कि जो आपके विज्ञान में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरह के होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर जो पहले पेपर हो चुके हैं उनके कराऊंगी, क्योंकि उसी से मिलते जुलते आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आपको देखना है कि कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए किस किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सीधा 5वीं कक्षा से हैं, कुछ ऐसे हैं जो 8 क्लास से भी हैं। तो आपको यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपको इस परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए आज विज्ञान के लिए पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके आने वाले हैं मुख्य परीक्षा में 25 क्वेश्चन। तो वही 25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मैं आपको कराऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। आपको करना क्या है, जल्दी से आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर मार्क करते हुए चले, और मेरे आंसर से उन्हें मिलाते हुए चलें कि आपको इसका आंसर सही आता था या नहीं आता था। और बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस स्कूल के अलावा किसी भी सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल, विद्या ज्ञान या आरएमएस स्कूल के लिए, तो आप हमारे ज्योमेट्री स्कूल के साथ तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन मीन्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। आपको एवरी ईयर हमारे यहाँ से अपडेटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, जिसमें सारे टॉपिक पहले से ही वीडियो बनाकर कवर कर दिए गए हैं। तो वो तो हो गया आपका ऑनलाइन। और ऑनलाइन में भी इसके साथ अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, डेली आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, चाहे RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, सिमुलतला प्रवेश परीक्षा एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपका जो JNV के लिए आप कर सकते हैं, विद्या ज्ञान के लिए कर सकते हैं। तो इसमें ये तो हुआ हमारा ऑनलाइन। और साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड से, तो ये है हमारा हॉस्टल इन उत्तर प्रदेश। दिल्ली के 50 किलोमीटर आपको बागपत में ये पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में आपका ये हॉस्टल है ज्योमेट्री स्कूल, जिसमें हम तैयारी कराते हैं हर कोर्स की प्रॉपर क्लासेस के साथ प्लस मॉक टेस्ट। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के साथ आपके मिनी मॉक्स होंगे, और साथ ही एवरी वीक आपके महा मॉक कंडक्ट होंगे। एग्जाम कोई भी हो, स्कूल लेवल पर, डिफेंस स्कूल, नॉर्मल स्कूल्स की आप तैयारी हमारे यहाँ रहकर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल है हमारा, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आप बिना किसी सिंगल पैनी के भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आपको आगे बताती चलूंगी कि अगर ये क्वेश्चन अब आया तो किस तरीके से आ सकता है। तो चलिए, आई होप आप अपने पेन पेपर के साथ रेडी होंगे, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाली है सारी जानकारी। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कहाँ से है आपका? ये क्वेश्चन है आपका NCERT 5वीं कक्षा से, जहां पर हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कि जो जानवर होते हैं उन सब के पास अपनी अलग अलग ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो अत्यधिक तेजी से काम करती हैं। तो चींटी आपने देखा है हमेशा क्या करती हैं, इस तरीके से एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो ये क्या कारण होता है? अगर आप उनका रास्ता ब्रेक भी कर दे तो वो थोड़ी देर बाद इधर उधर मूव करके फिर एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। तो चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? अपने दोस्तों को देखकर, दोस्तों की गंध से, दोस्तों की पूंछ से, या रास्ते को महसूस करके। तो अगर हम बात करें तो जो चींटी होती है, जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए, क्योंकि मैं करेक्ट आंसर आपको बताने वाली हूँ, और आपको हर उत्तर के लिए अपने आप को 1 मार्क्स देना है। और लास्ट में
कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताना है कि 25 में से आज आपने कितना स्कोर किया। आपको अपना स्कोर भी बिल्कुल सही मुझे बताना है। तो चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? तो अगर हम बात करें तो चींटी की जो है सूंघने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है, और जो इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से कुछ रसायन निकालते हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है। तो उसी को सूंघते हुए चींटी एक दूसरे को फॉलो करती हैं और अपने, चाहे चीनी पड़ी हो या कोई भी मीठा पदार्थ पड़ा, उस तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों की गंध से, तो इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की क्षमता है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तर नंबर 2। तो आपको ऑप्शन चुनना है, तो आपका जो यही सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बच्चों कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में बिहार से रिलेटेड आए हैं, और एक क्वेश्चन साइंस का। वैसे तो ये आपका सोशल साइंस का भी क्वेश्चन बनता है, जीके का भी बनता है, बट ये साइंस में भी पूछा गया है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान। तो यहाँ पर अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो एक सींग वाला गेंडा होता है जिसको वन हॉर्न राइनो कहा जाता है, तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है आपका, वो क्या है, उसके लिए ये बड़ा फेमस है, क्योंकि 90% जो इनकी जनसंख्या है वो इसी में ही पाई जाती है। और 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा ये है, अब ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लेंगे, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आसाम में। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? फिर से क्वेश्चन है सुपर सेंसिस से, ज्ञानेंद्रियों से। तो कैसे बाघ अपना जो एरिया है, अपना जो क्षेत्र है, उसको कैसे निर्धारित रखते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है? पैरों के निशान छोड़कर, अपने शरीर की रगड़ लगाकर, अपने बाल आदि छोड़कर, या अपने मूत्र की गंध छोड़कर? तो अगर हम बात करें बाघ की, तो क्या करते हैं ये, इनका जो यहाँ पर मूत्र होता है उसकी गंध बहुत ही अत्यधिक होती है, जो 40 दिनों तक भी रह सकती है। तो ये जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में चलते हैं वहां पर उसको छिड़काव करते हैं और उसी से ही पता लगाते हैं कि इसमें कोई और तो नहीं आ गया। 40 दिनों तक इनकी गंध बनी रहती है। तो इनकी भी सूंघने की क्षमता, और आपको पता है इनकी देखने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, इसलिए अपने शिकार को आधी रात में भी पकड़ लेते हैं। 10 गुना तेजी से, ये इंसानों से 10 गुना ज्यादा इनकी आंखें होती हैं तेज। तो मूत्र की गंध छोड़कर, तो ये भी इनका हुआ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर करेक्ट। मुंह में जीभ का क्या कार्य है? हमारी जीवा होती है, जिसे इंग्लिश में हम टंग भी कहते हैं, संस्कृत में हम इसे जीवा भी कहते हैं। तो इसका क्या कार्य है? अब बच्चों देखिए, उन्होंने यहाँ जीभ का कार्य पूछ लिया, इसमें क्या पता उपयुक्त होता तो सारे हो जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए जीभ हमारे लिए क्या क्या करती है। तो आपको यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, क्योंकि जीवा के बहुत सारे कार्य होते हैं। ये एक तो हमारे भोजन को लार में मिलाने का काम करती है, तो भोजन को ये क्या करती है, लार में मिलाती है। साथ ही जीभ की मदद से हमें बोलने में आसानी होती है, जीभ की मदद से ही हम हमारी स्पीच बोलना ठीक हो पाता है। साथ ही ये क्या करती है, भोजन को लार से तो मिलाती ही है, माउथ में उसको, पूरे मुंह में उसको घुमाती है और बोलने में मदद करती है। और जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, सांस लेते हैं, तब भी उसमें जीभ हमारी मदद करती है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो सही आंसर है, भोजन के स्वाद का पता लगाना, क्योंकि हमारी जो जीभ है वो भी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, जिस पर छोटे छोटे क्या बने रहते हैं, स्वाद के लिए छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं, जिनके थ्रू हमें क्या पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। तो भोजन का स्वाद किसके थ्रू पता चलता है, जीभ का। तो भोजन को लार के साथ मिलाना, बोलने में मदद करना, सांस लेने में मदद करना, स्वाद में मदद करना, स्वाद बताना, खाने का गरम ठंडा ये सब बताना, मीठा नमकीन, ये सब किसके कार्य हैं, जीभ के हैं। तो इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बारिश का पानी जमा करने का साधन नहीं है? बच्चों पहले क्या होता था, बिजली नहीं होती थी, बारिश के पानी को ही जमा किया जाता था, जिसको हम जल संचरण कहते थे।
इसके प्राचीन काल से ही बहुत विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं। अब नए नए तरीके के मेथड आ गए हैं। अपनी छतों पर हमें रूफ टॉप लगवाना पड़ता है जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। प्राचीन काल में जब लंबे समय तक लोग पैदल यात्रा करते तो रास्ते में बावड़ी, आहर जैसी जगह बना दी जाती थी जहां यात्री जो होता था वो रुकता था, आराम करता था और जल ग्रहण करता था। जो बारिश का पानी वहां इकट्ठा होता था, जैसे आप देखेंगे राजस्थान जयपुर में इस तरह की चीजें आज भी आपको देखने को मिलती हैं। बावड़ी होते हैं वहां पर, जोहोर्स होते हैं। तो बावड़ी, आहर, बोरिंग, तालाब, इनमें से कौन सा एक प्राचीन माध्यम या कोई भी साधन नहीं है बारिश के पानी को जमा करने का? बोरिंग, बोरवेल जो होते हैं आपके, इन इंग्लिश में क्या भी कहते हैं, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, बोरवेल बोला जाता है जो पानी को बिजली के माध्यम से ऊपर खींचने का काम करते हैं। तो बोरिंग आप कब लगाते हैं? जब आप अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं। तो ये तो पानी को, जमीन का जो ग्राउंड वाटर है जो जमीन के अंदर है उसको ऊपर लाता है। लेकिन बावड़ी, आहर, तालाब, तो इस तरह से तो आपसे पूछ लिया है। अब तो इन्होंने नहीं करके पूछ लिया है, आगे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्राचीन माध्यम है, बारिश साधन है बारिश का पानी जमा करने का? तो बावड़ी, जोहोड़, तालाब, ये सब हमारे साधन होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। गुरुत्व बल का उदाहरण है। गुरुत्व कौन सा बल होता है? पृथ्वी के पास अपना एक आकर्षण है जिससे वो चीजों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। आप कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हैं, सिक्का, पत्थर, वो क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की कारण नीचे आता है। इसी तरह जैसे हमारे सौर मंडल में सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उन पर भी क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित रखता है। तो इनमें से पृथ्वी का आकर्षण या गुरुत्व बल जो है उसमें से एक उदाहरण आपको चुनना है। रेलगाड़ी का धीरे से तेज हो जाना, सूखी पत्ती का नीचे गिरना, बंदूक से गोली चलना, घोड़ा गाड़ी का चलना। तो अगर आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे की तरफ लेके आती है, जैसे न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। तो सूखी पत्ती का नीचे गिरना, तो उदाहरण यहाँ पर 2 बिल्कुल उचित है। देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? अगर आपको गति की दिशा बदलनी है, जिसमें आपका गति हो रही है, मोशन हो रहा है, आप उसकी दिशा बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदल सकते हैं? घर्षण को कम करके, बल बढ़ा दें अगर, या बल की दिशा बदल दे या घर्षण बढ़ा दे। तो अगर कोई भी मोशन हो रहा है, गति हो रही है और आप उसकी अब दिशा चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने बल की दिशा को बदल दें। तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर बल आपने लगाया है, फोर्स आपने लगाया है, अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो गति की दिशा भी क्या करेगी? बदल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। वायु में है डैश। वायु में क्या क्या होता है आपको पता है? वायु क्या है? वायु यहाँ पर गैसों का मिश्रण है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायु क्या है? वायु किसका मिश्रण है? विभिन्न प्रकार की गैस का। तो अब आपको पता होना चाहिए हमारी वायु में क्या क्या होता है। आपने इस तरह का चार्ट पढ़ा भी होगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, इसी के बाद आपकी ऑक्सीजन, और उसी के बाद आपकी रिमेनिंग गैसेस जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सब प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, केवल ऑक्सीजन होती है या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है या केवल नाइट्रोजन होती है? तो केवल तो नहीं, ये सभी होती हैं पूरी 100% में। तो सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन। अब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु जो कि एक गैसों का मिश्रण है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, फिर आपकी ऑक्सीजन है, और बहुत ही कम मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N, और आपका यहाँ पर N2, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2। तो सभी होती है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो गया उत्तर नंबर 4। मशीन कार्य को बना देती है। कैसा कर देती है? मशीनों का जो विनिर्माण है वो क्यों किया जाता है? मनुष्य के कार्यों को आसान करने के लिए। तो मशीन की मदद से कार्य क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है आपका, तो कार्यों को तेजी से भी कर देता है। गुणा भाग आप करेंगे धीरे धीरे और कंप्यूटर उसी को, कैलकुलेटर उसी को तेजी से कर देगा। सुविधाजनक, यस। अगर आपकी मशीन है, जैसे पंखा,
पहले हमें हाथ से पंखा करना पड़ता था, अब हमारे लिए एक बटन दबाइए, एसी चल जाता है, पंखा चल जाता है, तो सुविधाएं बढ़ गई है। तो मशीन तीनों ही कार्य कर देती है, कार्य को आसान बना देती है, तेज बना देती है, सुविधाजनक बना देती है, या उपयुक्त सभी। तो क्या कर देती है? उपयुक्त सभी। तो चलते हैं आगे। डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं, तो यह क्या है? तो चम्मच यहाँ पर क्या कर रही है? डिब्बे पर अपना क्या है? काम कर रही है। तो बात करें तो ये एक पचड़ है, उत्तोलक है, आनंत है, या टेक है। तो डिब्बे का ढक्कन अगर हम यहाँ खोल रहे हैं तो आपको पता है इसमें जो हम यूज करते हैं, ऐसे यंत्र यूज करते हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं, जिन्हें हम उत्तोलक या लीवर भी कहते हैं। इंग्लिश में लीवर और उत्तोलक, जिसमें हमारा एक एफर्ट लगता है और एक लोड पर एफर्ट लगते हैं और एक फलक्रम होता है। और जो हमारा चम्मच है वो यहाँ पर किसका उदाहरण है? तीसरी कक्षा, थर्ड क्लास लीवर का। लीवर बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीसरा। तो ये तीसरे प्रकार का आपका उत्तोलक है। तो चम्मच से जब हम क्या करते हैं, डिब्बे को खोलते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो ये क्या है? एक उत्तोलक है। तो ये एक लीवर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया 2। निम्न में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? प्रजनन क्या होता है बच्चों? किसी भी प्रजाति के द्वारा अपने जैसे जीवों का उत्पादन करना प्रजनन कहलाता है। मतलब कि अपने ही जैसे जीवों को बनाना। तो इनमें से हम प्रजनन करते हैं कैसे? एक माध्यम होता है जिसमें हम पौधों के किसी भी हिस्से, जहां बीज का इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो वहां पर आप कर सकते हैं क्या? उनकी साटा बांधना, कलम लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा है, आप क्या करते हैं? गुलाब की कलम तोड़ते हैं और जो यहाँ नोड होते हैं, इन्हीं से ही नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह दाब की अगर हम बात करें तो दाब आपका क्या है? दाब आपका प्रेशर को कहा जाता है। लेकिन रोपण करना जमीन में, साटा बांधना, कलम लगाना, ये किसके माध्यम है? सब प्रजनन कराने के, एक जीव से उसी के जैसे नए जीवों का उत्पादन करना। तो 1 ऑप्शन इसमें सही तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता? यहाँ पर बच्चे को जन्म ना देने से क्या मतलब है? जैसे कुछ जीव होते हैं जो आपके क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या भी कहते हैं? ओवीपेरस कहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को, जीवों को जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जीव है जो डायरेक्ट या जंतु को जन्म नहीं देता? चूहा, चूहे के आपने देखे हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चमगादड़ तो मैमल्स में ही आता है, मनुष्य की तरह बच्चों को ही जन्म देता है। तितली, तितली के देखे होंगे आपने बहुत सारे अंडे। तो तितली क्या है? अंडे देती है। उन्हीं अंडों में से फिर लार्वा निकलते हैं, उन्हीं से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से फिर एक पूरी तितली तैयार होती है। तो तितली क्या करती है? अंडे देती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन 3। तो जंतुओं को जन्म नहीं देती वो है तितली। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो बच्चों अगर जीवों की बात करें तो जीव दो तरह के होते हैं हमारे, उसमें पौधे भी आते हैं और पौधों के साथ होते हैं जंतु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक लक्षण है जो जंतुओं में नहीं पाया जाता। आपने देखा है पौधे भी प्रजनन करते हैं, नया जीव बनाते हैं, और जंतु भी अपने जैसा जीव बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करना, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आप जानते हैं पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जंतु क्या है? परपोषी है, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हम अपना भोजन या तो पौधों से ग्रहण करते हैं, या हम अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? जीवों से, चाहे वो क्या हो, जंतुओं से, चाहे वो किसकी उसमें हो, अंडे हो, मांस हो, सब्जियां हो, दूध हो, पनीर, ये सब हमें किससे मिलता है? दूसरे जानवरों से और पौधों से। तो हम क्या हैं? परपोषी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। आगे देखते हैं श्वसन की क्रिया। भोजन को खाकर ऑक्सीजन की मदद से उसे सभी पचाते हैं। उद्दीपन, अगर हम पेड़ों से उनकी पत्तियां तोड़ते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी उसके प्रति उद्दीपन दिखाते हैं। और हमें किसी तरह का, जैसे लाइट पड़ने पर आंखों का बंद करना, चांटा लगने पर मुंह घुमा लेना, ये सब क्या है? उद्दीपन के लिए हम सब क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो हम सब में, पौधों में भी प्रजनन होता है, श्वसन भी होता है, उद्दीपन जंतुओं में भी होता है। लेकिन
पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि वह स्वपोषी होते हैं, सूरज की किरणों से क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर है, जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है। हाथी और मेंढक किस बात में समान है? अगर हाथी की और मेंढक की बात करें तो वो किस बात में समान है? दोनों जंगल में रहते हैं? नहीं, यहाँ पर हम बात करें तो मेंढक तो क्या है, तालाब में कहीं भी मिल जाएगा आपको। दोनों पानी में रहते हैं, हाथी पानी में सिर्फ नहाता है, रहता नहीं है। दोनों के पैर समान है क्या? दोनों, अगर यहाँ पर हाथी की हम बात करें तो क्या दोनों के पैर समान है? दोनों सजीव हैं, तो यहां तक बिल्कुल सही जा रहा है। आपकी वस्तुएं कैसी होती हैं? या तो वो निर्जीव होती हैं या वो सजीव होती हैं। तो जो जीवन को जीते हैं, श्वसन करते हैं, उद्दीपन करते हैं, भोजन को बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब सजीव होते हैं। और जैसे हमारा मेज, कुर्सी, ये सब किसके लक्षण है? ये सब हमारे उदाहरण है निर्जीव के, जो एक ही जगह रहते हैं, बढ़ते नहीं है, प्रजनन नहीं करते हैं। तो जंगल में रहना भी नहीं है, दोनों के पैर समान भी नहीं है, क्योंकि मेंढक तो पानी में भी रहता है, तो उसके आपने पैर देखे होंगे, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल सही जा रहा है? दोनों ही क्या है? सजीव जंतु, सजीव जीव हैं। तो 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त है? जब आप देखते हैं किसी भी बीज को, अनाज को, चावल को आप उगाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। सबसे पहले आप मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर मिट्टी को तैयार करने के बाद बीजारोपण करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उसमें जो है उर्वरक और बीमारी से बचाने के लिए सामान डालते हैं, जैसे कि वीड्स हम ऐड करते हैं, वीडीसाइड ऐड करते हैं। उसी के बाद हम उसकी कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद उन्हें सही तरीके से उनका भंडारण करते हैं। तो अगर भंडारण हम ठीक से नहीं करेंगे तो जो हमने इतनी मेहनत करी है वो सब व्यर्थ जाएगी। तो अनाज की क्षति को अगर कम करना है तो क्या करें? उसे उच्च ताप पर रख दें, क्या पता उसकी रासायनिक तत्व ही बदल जाए। नमी में रख दें तो उसमें फंगस लग सकती है, फफूंद लग सकती है। हवा रहित डिब्बा, यस, ये 5वीं कक्षा से साइंस का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा है जब भी हम अनाज रखते हैं तो सबसे पहले जो अनाज की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, वो उन्हें भी धोते हैं, धूप में कई दिन तक सुखाते हैं, जिससे उसमें से सारी नमी निकल जाए और हमारे अनाज को किसी तरह की क्षति ना हो। या डिब्बा हवादार हो, हवा में तो फफूंद के स्पोर्स भी हो सकते हैं, नमी हो सकती है, तो डिब्बा हवादार होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सड़ जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा छोटा सा अचार को भरने से पहले भी हम अचार की जो बरनी होती है उसे भी धोकर धूप में सुखाते हैं, क्योंकि धूप में सुखाने से उसके सभी कीट नष्ट हो जाते हैं। तो हमें कैसे डिब्बे की जरूरत है? इसके अलावा हवा रहित डिब्बा, जिसमें हवा ना जाए और कोई भी फफूंद का, एल्गी का या किसी भी तरह का नाशक, कोई हमारा जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं वो उसमें ना घुस सके। तो डिब्बा हवा रहित हो तो बड़ा ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकरण का साधन है? बीज प्रकरण क्या होता है, पहले हम इसे जान लेते हैं। जैसे आप अपने घर से चले कोई सेब का फल लेकर और आपने उसे खाना शुरू करा, अब आप उसके बीजों को तो नहीं खाएंगे, इधर उधर उन्हें गिराते जा रहे हैं, तो आप एक जंतु हैं, एक जीव है, और जो बीज प्रकरण कर रहे हैं। इसी तरह पक्षी को आपने देखा है, कहीं से एक दाना उठा लाता और वो उसकी चोंच से अगर गिर जाता है तो उसने भी क्या कर दिया? बीज प्रकरण कर दिया, और वो उचित ताप पाकर वहां उगने लग जाता है। इसी तरह हवा से उड़कर बीजों का अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना, अपने पेरेंट पौधे से हटकर कहीं दूर उग जाना, ये सब किसके अंदर आता है? बीज प्रकीर्ण के अंदर। तो बीज प्रकीर्ण आप कैसे कर सकते हैं? हवा के माध्यम से भी। जो आपके जलीय पौधे होते हैं वो जल के थ्रू जा सकते हैं। जंतु, कभी कभी गिलहरी, चिड़िया बीजों को उठाकर ले जाती है, जब गाय भैंस झाड़ियों में लेट जाती है तो उनके ऊपर लगकर चले जाते हैं। तो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से बीज प्रकरण संभव है, पर हम बीजों का छिड़काव नहीं करते हैं, ये तो स्प्रे करना हुआ। लेकिन ये नेचुरल तरीके हैं जैसे बीज का प्रकरण हो सकता है, और वो कहीं भी फिर जाकर क्या कर सकता है? उग सकता है। तो छिड़काव इसमें से बीज का प्रकरण नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? उत्तर नंबर 2।
हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि जैसे ही आपने देखा है, आप अपने मुंह के पास कप को लेके आते हैं और उस पर हवा मारते हैं, तो अगर ये हवा तेजी से कप में चली जाती है तो इसके साथ और वायु मिलकर क्या करती है, इसको ठंडा बना देती है। अगर ये ऑब्जेक्ट में जाने में दूर का समय लेता है तो ये गर्म की गर्म ही रहती है, इसमें तेजी से और हवा के कण मिल जाते हैं और इसको ठंडा बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म नहीं होती, ज्यादा हवा जाती है ऐसा भी नहीं, और CO2 से चाय ठंडी होती है ये भी कहीं तक सही नहीं है। तो अगर ये कप पे तेजी से पहुंच जाती है तो इसके साथ और हवा के कण मिलकर इसको ठंडा बना देते हैं। तो उत्तर ए बिल्कुल इसके लिए सही है। बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए? अभी हमने बीज प्रकीर्ण पढ़ा था और उसके बाद जब वो बीज अंकुरित हो जाता है, लेकिन अंकुरित सारे बीज नहीं होते, क्योंकि बीज अंकुरण होने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ साधन चाहिए, जैसे कि उचित हवा होनी चाहिए, उसको ताप मिलना चाहिए, पानी की मिलना चाहिए और सही जमीन, सही मृदा उसके लिए होनी चाहिए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी वो उचित साधन है जो हमें एक बीज को अंकुरित करने के लिए चाहिए। हवा भी होनी चाहिए जिससे वो बीज जमीन के अंदर प्रॉपर हवा पाकर उग सके, उसके जो अंदर का एम्ब्रियो है वो जड़ में और शूट में बदल सके। तो यहाँ पर हवा, ताप, पानी ये सभी क्या है, एक जरूरत है बीज को अंकुरित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है 4। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग कहाँ चला जाता है? पसीने से निकल जाता है, पाचन के काम आता है, मूत्र के रूप में निकलता है, रक्त में चला जाता है। तो जो हमारा, हम जितना, आपको पता भी है कि हमारी जो किडनी होती हैं, गुदा होती हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है रक्त को साफ करके उससे मूत्र का फॉर्मेशन करना या बनाना, जिससे कि ब्लड को साफ किया जाता है। और इसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे कि बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिक्स, जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो निकल सके और मूत्र के थ्रू हमारी बॉडी से, जैसे कि आपका यूरिया होता है, जो मूत्र इंग्लिश में जिसे हम यूरिन कहते हैं, उसके माध्यम से बनकर निकल जाता है। तो जो पानी हम पीते हैं वो किसके थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है? अधिकतम भाग उसका मूत्र बनता है। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। हरी पत्ती वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा हरी पत्ती वाली सब्जी हमें डॉक्टर क्यों कहते हैं खाने के लिए? क्योंकि इससे हमें मिलते हैं विटामिन। प्रोटीन के लिए तो आपको दूध, सोयाबीन, सभी प्रकार की दाल ये सब खानी चाहिए। वसा के लिए हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, तेलीय पदार्थ खाते हैं। विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये सब हमें किससे मिल, और विटामिन के जो हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा मिलता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है। तो और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं? गन्ना, फल, रोटी, चावल, ये सब हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा बनती है और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब आपका इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोटीन हमें क्या देता है? हमारी बॉडी का निर्माण करता है। वसा से हमें ताकत और ऊर्जा ही मिलती है। विटामिन हमें अनेक बीमारियों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम रोटी चावल अपने डेली भोजन में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? विटामिन। जितने ज्यादा आप हरी सब्जी खाते हैं उतना आपके शरीर में विटामिन की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर उत्तर 3 बिल्कुल करेक्ट है। दिन रात होने का कारण क्या है? दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी की परिक्रमण की वजह से, पृथ्वी का घूर्ण एवं परिक्रम दोनों। तो बच्चों अगर हम बात करें, एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा सौर मंडल, ये हमारे ग्रह। तो जब ये ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का, इसी के साथ साथ ये अपने चारों तरफ भी, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी सूरज का परिक्रमण साथ करने के साथ साथ घूर्ण गति भी करती है। इस भ्रूण गति की वजह से ही जब हमारा जो, जहां पर हमारे देश है वो सूरज के आगे होते हैं, तो यहाँ दिन आ जाता है, और जब ये घूम जाती है तो हमारी तरफ रात हो जाती है। तो दिन और रात का कारण है पृथ्वी का घूर्णन करना। आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, रोटेशन। तो दिन और रात होती है रोटेशन की वजह से, और इसी के साथ साथ घूर्ण गति के साथ साथ ये सूरज का परिक्रमण भी करती है, जिसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन से बदलते हैं आपके
मौसम, जैसे अब आप देख रहे हैं गर्मियों के बाद अब पतझड़ आने लगा है, क्योंकि ये क्या है, अपनी धुरी से थोड़ी सी झुकी हुई है, और जब ये सूर्य के चक्कर लगाती है तो जो हिस्सा सूर्य के बिल्कुल करीब होता है वहां गर्मी आना शुरू हो जाती है और बाकी जगह पर ठंड होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर। पृथ्वी का घूर्णन करता है दिन और रात, और मौसम बदलते हैं, सीजन आते हैं, किसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से। तो ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो गया 1। विश्व पर्यावरण दिवस, WHO ने वर्ल्ड यहाँ पर एनवायरमेंट डे कब डिसाइड किया है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 जनवरी, 5 दिसंबर। तो ये तो पक्का है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 को मनाया जाता है, और 5 को भी कब? जून को। तो 5 जून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, वायु प्रदूषण किससे होता है? आप प्रदूषण जानते हैं, हमारे वातावरण में किसी भी तरह का असहनीय जब बदलाव आता है उसे प्रदूषण कहते हैं। मीन्स पर्यावरण का दूषित हो जाना। ये किससे बना है शब्द? पर्यावरण प्लस दूषण। दूषण मतलब गंदगी। जब आपका पर्यावरण दूषित हो जाता है तो आप कहते हैं उसे प्रदूषण। और वायु में जब विभिन्न प्रकार की गैसें मिक्स हो जाती हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे, ईंधन के जलने से, कारखानों और गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से। यस, अगर आप ईंधन जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पेट्रोल जलाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी वो केमिकल गैसेस, रसायन हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इसके लिए ये सभी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उपयुक्त सही है यहाँ पर। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे संवेग को कम करने के लिए, दिशा बदलने के लिए कब हमें जरूरत नहीं है? चाल बढ़ानी है तो भी करना पड़ेगा, आपको पता है दिशा बदलने के लिए हमें बल लगाना ही पड़ेगा। समरूप वेग से, अगर हम इसे इसी समरूप वेग में गतिशील रखना चाहते हैं तो हमें और बल आरोपित करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका उत्तर 4। पौधों में गैस विनिमय होता है। आपको पता है पौधे अपना क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं? स्वपोषी होने के कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में इन्हें पत्तियों को क्या करना पड़ता है? गैसों का विनिमय करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, और जो ये अपना भोजन बनाते वक्त ऑक्सीजन बनाते हैं उसे ये जंतुओं के लिए, हमारी जो श्वास लेने की गैस है उसको छोड़ते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या होता है? और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं, इन्हीं को ही पौधों का फूड फैक्ट्री या रसोई घर कहा जाता है। तो इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिससे ये ऐसा करती है, और उसी छिद्र को हम हिंदी में रंध्र या स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? इंग्लिश वर्ड है, और हिंदी में हम इन्हें किसके नाम से जानते हैं? रंध्र। और इन्हें अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह की साइटोप्लाज्म में पाने जाने वाली इस तरह की सेल्स होती है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दिन के समय खुल जाती हैं, और इन्हीं के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। जब इन्हें अपना भोजन बनाना होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर H2O पानी लेती हैं, और इन्हीं के अंदर पाया जाने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल, उसकी मदद से ये स्टार्च की फॉर्म में अपना भोजन तैयार करती हैं। C6H12O6, और साथ ही कौन सी गैस निकालती हैं? ऑक्सीजन। तो इसके लिए इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे रंध्र। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपने बिल्कुल अच्छा स्कोर किया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका आज कितना स्कोर आया है। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही मॉक टेस्ट नंबर 2 या 2 के साथ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन 4 दिन में आपके लिए लेके आ रही हूँ ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। यहाँ पर इसमें आज बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर हमारा आने वाला है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और तैयारी करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को
डाउनलोड कर सकते हैं, वरना गूगल क्रोम पर सीधा मेंशन करिए www.geometryschool.in और आप हमारी वेबसाइट को बुक कर देख सकते हैं और अपना डेमो क्लास लेनी है तो अपना डेमो एक बार 2 डेमो हम आपको मुफ्त देंगे, जिसमें आप अपनी तैयारी किसी भी स्कूल के लिए, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, यूपी सैनिक 6th और 9th के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलती हूँ मॉक टेस्ट 2 के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।